तो ये सवाल अक्सर मन में आता है, क्या सद्दाम हुसैन वाकई बस एक बेरहम तानाशाह था या कहानी कुछ और, मतलब ज्यादा पेचीदा है? और क्या अमेरिका का इराक में दखल देना वो सच में शांति लाने के लिए था या कोई और मकसद था इसके पीछे? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। आज हम इन्हीं सवालों के आसपास घूमती इराक अमेरिका की जो टकराव वाली कहानी है उसकी तहों में उतरेंगे। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ दो देशों की जंग नहीं थी। सही। इसमें तेल का एंगल था, सत्ता का खेल था और पूरे क्षेत्र की मतलब भू-राजनीति शामिल थी। तो हम उन घटनाओं, किरदारों और खासकर उन आरोपों को देखेंगे जिन्होंने इस पूरे टकराव को हवा दी। बिल्कुल। सद्दाम का सत्ता में आना, फिर वो कुवैत पर हमला, 9/11 के बाद वाले इल्जाम और फिर इराक पर अमेरिकी हमला, इन सब पर बात करेंगे, जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सद्दाम के उदय से। 1979 में वो इराक के राष्ट्रपति बने और बहुत तेजी से उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई। हाँ, और सत्ता पर पकड़ बहुत मजबूत कर ली। कहा जाता है कि अपने राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। क्रूरता थी उनके शासन में, ये तो सच है। लेकिन एक दिलचस्प बात ये भी है ना कि शुरू में अमेरिका को इससे कोई खास दिक्कत नहीं थी। बिल्कुल नहीं। असल में उस वक्त ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी और अमेरिका सद्दाम को ईरान के खिलाफ एक जरूरी मोहरे की तरह देख रहा था। अच्छा। हाँ, हाँ। जानकारी ये भी बताती है कि अमेरिका ने उस दौरान सद्दाम को कुछ खुफिया मदद भी दी थी। जब तक वो अमेरिका के काम आ रहे थे, तब तक सब ठीक था। तो फिर ये समीकरण बदला कैसे? ये जो एक तरह की दोस्ती थी, ये दुश्मनी कब बन गई? लगता है 1990 वाला कुवैत हमला एक बड़ा मोड़ था। हाँ, बिल्कुल सही। 1990 में सद्दाम ने अपने छोटे से पड़ोसी देश कुवैत पर हमला कर दिया। और दलील क्या दी थी? दलील ये थी कि भाई कुवैत तो ऐतिहासिक रूप से इराक का ही हिस्सा है और ये भी कि वो जरूरत से ज्यादा तेल निकाल रहे हैं जिससे इराक को नुकसान हो रहा है। लेकिन असली खेल शायद कुछ और था। कुवैत अमेरिका का एक बहुत अहम तेल सहयोगी था और इस हमले ने सीधे सीधे अमेरिकी हितों को चुनौती दी। और इसी के जवाब में फिर वो हुआ ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म 1991 में। हाँ, अमेरिका के नेतृत्व में लगभग 35 देशों का गठबंधन बना और उन्होंने इराक पर हमला किया। कुवैत आजाद हो गया। इराक की हार हुई, लेकिन सद्दाम तो सत्ता में बने रहे। हाँ, वो बने रहे। और फिर कहानी ने एक और शायद ज्यादा भयानक मोड़ लिया 2001 में 9/11 के आतंकी हमलों के बाद। हाँ, वो तो पूरी दुनिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। अमेरिका हिल गया था और जाहिर है वो अपने दुश्मनों को ढूंढ रहा था। और इस बार सीधा निशाना बना इराक। जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन ने यह कहना शुरू कर दिया कि सद्दाम हुसैन के पास सामूहिक विनाश के हथियार हैं, WMDs। WMDs, हाँ, ये आरोप तो बहुत जोर शोर से लगाया गया था। बिल्कुल। और ये कि ये हथियार पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं, इसने माहौल एकदम बदल दिया। लेकिन इन WMDs का सच क्या था? क्या सच में थे इराक के पास ऐसे हथियार? देखिए, यही इस कहानी का सबसे बड़ा मतलब विवादास्पद हिस्सा है। बाद में जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय जांचें हुईं और जब अमेरिका ने कब्जा कर लिया उसके बाद भी ढूंढा गया, ऐसे कोई हथियार मिले ही नहीं। कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं। बल्कि जानकारी तो ये भी है कि हमले से पहले खुद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के अंदर इन दावों पर शक था, लेकिन उन आवाजों को नजरअंदाज कर दिया गया। तो मतलब जिस आरोप को युद्ध का मुख्य कारण बनाया गया वो एक तरह से खोखला साबित हुआ। बिल्कुल। और इसी बिना पर, वो भी बिना संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के, अमेरिका और उसके कुछ साथियों ने 2003 में इराक पर हमला कर दिया। हाँ, और इराकी सेना ज्यादा टिक नहीं पाई। कुछ ही हफ्तों में बगदाद पर अमेरिकी कब्जा हो गया। सद्दाम हुसैन भाग गए थे तब। हाँ, वो भाग निकले थे, लेकिन फिर दिसंबर 2003 में उन्हें पकड़ा गया। एक तहखाने जैसे गड्ढे से। हाँ, वो तस्वीरें तो बहुत वायरल हुई थी। पूरी दुनिया ने देखी। फिर उन पर मुकदमा चला और दिसंबर 2006 में उन्हें फांसी दे दी गई। एक युग का अंत, पर शायद इराक के लिए मुश्किलों की बस शुरुआत थी वो। बिल्कुल। तो आखिर अमेरिका को मिला क्या? क्या इराक में वो लोकतंत्र आया जिसका वादा था? स्थिरता आई? हकीकत तो दावों से बिल्कुल अलग थी। सद्दाम के हटने के बाद इराक में सालों तक भयानक अराजकता फैली, गृह युद्ध जैसी स्थिति, हिंसा। और आईसिस? हाँ, इसी खालीपन में, इसी उथल-पुथल में आईसिस जैसे बर्बर आतंकवादी संगठन पनपे। लाखों इराकी मारे गए, लाखों बेघर हुए। तो मतलब शांति तो नहीं आई? शांति तो दूर की बात है। कई आलोचक तो ये मानते हैं कि अमेरिका का असली मकसद लोकतंत्र नहीं, बल्कि इराक के तेल भंडारों पर नियंत्रण पाना था, मध्य पूर्व में अपना दबदबा बढ़ाना था, अपने रणनीतिक हित साधने थे। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा करती है।
माना कि सद्दाम हुसैन का शासन क्रूर था, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या किसी एक देश को, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो, क्या उसे ये हक है कि वो दुनिया का थानेदार बन जाए? सही बात है। और किसी दूसरे संप्रभु देश के भविष्य का फैसला वो खुद कर ले? ये सवाल आज भी उतना ही मौजू है, उतना ही जरूरी है। क्या आज भी ताकतवर देश अपने हितों के लिए किसी न किसी बहाने कमजोर देशों के अंदरूनी मामलों में दखल देते हैं? सोचने वाली बात है। हाँ, इन घटनाओं से जो सबक मिलते हैं उन पर सोचना जरूरी है, ताकि इतिहास ऐसी गलतियों को ना दोहराए।